तो जैसे जैसे सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनमें बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज देखे जाते हैं, जैसे कि ब्लोटिंग हो जाना, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज ज्यादा रहना, एब्डोमिनल फुल फुल लगता है उनको, एसिड रिफ्लक्स होता है कई बार। अगर हम इसकी कारण की बात करें तो अगेन इसका मल्टीफैक्टोरियल होता है ये। तो इसमें एक कहीं से हमारा ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है, जो एज के साथ हमारी सेटाइटी को बढ़ा देता है, हमारी गट मोटिलिटी को कम कर देता है। तो गट ब्रेन एक्सिस भी इन्वॉल्व होता है। एज के साथ साथ हमारे गट के जो हेल्दी बैक्टीरियाज हैं वो कम हो जाते हैं, अनहेल्दी बैक्टीरियाज ज्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से भी इंडाइजेशन और ये रिलेटेड इश्यूज ज्यादा देखा जाता है। कई बार पेशेंट बहुत सारी दवाइयों पे होते हैं, इन दवाइयों के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, जिस जो कि हमारे इन सारी प्रॉब्लम्स को बढ़ा देते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां हैं। अगर हम बात करें बहुत लंबे समय से डायबिटीज भी हो तो हमारी गट की मोटिलिटी को और भी रिड्यूस कर देती है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो बहुत सारी बीमारियां, दवाइयां, कुछ एज रिलेटेड चेंजेस, हमारे टीथ रिलेटेड इश्यूज हैं जो हम बॉडी हम अच्छे से च्यू ना कर पाए। तो ये सारे इश्यूज होते हैं जिसके वजह से हमें बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज इस एज में देखे जाते हैं। कई सारे स्पेसिफिक बीमारियां भी हैं जो कि एज के साथ साथ हमारे इंटेस्टाइन और स्टमक में भी कुछ इश्यूज हो जाते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स का कम सिक्रीट होना, स्टमक के एसिड का कम सिक्रीट होना। एक एच पाइलोरी नाम की बैक्टीरिया भी होती है जो कि हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में रहती है, वो भी इंडाइजेशन कॉज करती है। कुछ स्पेसिफिक बीमारियां हो जाना या इन्फेक्शन हो जाना जो कि इंटेस्टाइन में स्पेसिफिकली हो जाती हैं, उनके वजह से भी पेशेंट्स को डायरिया, कॉन्स्टिपेशन जैसे इश्यूज हो सकते हैं। अगर हम बात करें कैंसर्स या मैलिग्नेंसीज की, ये भी एज के साथ ज्यादा देखी जाती है और इनमें भी हमारी एपेटाइट रिड्यूस हो जाती है। और कई बार गट रिलेटेड अगर कैंसर्स होते हैं तो वो अलग तरह से गट को इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे डाइजेस्टिव इश्यूज होना कॉमन हो जाता है इस एज में। कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग की अगर हम बात करें, कई बार हम उसको बोलते हैं कि उतनी बड़ी इशू नहीं है, बट एक सीनियर सिटीजन्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से काफी परेशान होते हैं। अगर उनका मोशन क्लियर नहीं होता है तो बड़े इरिटेबल होते हैं वो, उनको कुछ खाने का मन नहीं करता, उनको वॉमिटिंग सेंसेशन रहता है, पेट दर्द हो सकता है। कई बार कॉन्स्टिपेशन होने से यूटीआई का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो ये सारे इश्यूज कहीं ना कहीं उनको बड़े अलग अलग लेवल पे इफेक्ट करते हैं। इसी तरह से ब्लोटिंग या कुछ भी खाने के बाद फुल हो जाना और जीआरडी या एसिड रिफ्लक्स होना, ये सारे सिम्टम्स भी उनको परेशान करता है और वो उनके कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल इंटेक या डाइट इंटेक को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज होती हैं और वो ओवरऑल उनके हेल्थ को इफेक्ट करती है और उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को पुअर करती है। तो कुछ रेड फ्लैग साइंस होते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन होना और ब्लोटिंग होना, कई बार हम बोल देते हैं कि तो एज रिलेटेड चेंजेस हैं। उनकी कुछ दवाइयां भी कई पेशेंट ओवर द काउंटर भी ले लेते हैं, कई डॉक्टर को दिखा के भी ले लेते हैं। बट कुछ रेड फ्लैग्स हैं, अगर ये प्रेजेंट है तो पेशेंट को अच्छे से इवेलुएट करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है वेट लॉस। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है अगर पेशेंट को इन सिम्टम्स के साथ, तो जरूरी है कि हम एक बार कैंसर्स को रूल आउट करें, कोई ऐसी इन्फेक्शंस तो नहीं है क्रॉनिक टीबी वगैरह जैसी, उनको रूल आउट करें। तो इसलिए उनका इवेलुएशन जरूरी हो जाता है कि अगर पेशेंट्स को ब्लड आ रहा है स्टूल में तो भी जरूरी हो जाता है कि इसको हम ठीक किया जाए। अगर पेशेंट्स को बहुत ज्यादा डायरिया हो रहा है, डायरिया के साथ साथ फीवर आ रहा है या पेन हो रहा है स्टमक में, ऐसे पेशेंट्स को भी अच्छे से इवेलुएट करना चाहिए। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनको ध्यान देना चाहिए। अगर पेशेंट्स को वॉमिटिंग हो रहे हैं, बार बार वो खाना खाते ही वॉमिट कर रहे हैं या वॉमिटिंग हो रही है रिकरेंट, और उसका कोई दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रही है, या इवन कॉन्स्टिपेशन ऐसी है जो दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रही है, ब्लोटिंग भी दवाइयां देके ट्राई कर ली है बट ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे केसेस में एक बार उनको इवेलुएट करना चाहिए कि कोई और गंभीर बीमारी है ऐसी चीजों को तो कॉज नहीं कर रही है। ज्यादातर केसेस में अगर हम बात करें, डाइट को थोड़ा ठीक करना पहला स्टेप होता है, जैसे कि ज्यादातर बीमारियों में होता है। अगर हम डाइट की बात करें तो एक सीनियर सिटीजन को कई बार यूरिनरी इश्यूज हो जाते हैं, कुछ और बीमारियां भी होती है, वो पानी का इंटेक कम कर देते हैं। पानी का इंटेक कम करते ही कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज होने लगते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि वो एडिक्वेट अमाउंट में पानी को लें, कम से कम 2 से ढाई लीटर। अगर उनको कोई हार्ट या किडनी की बीमारी नहीं है और उनके डॉक्टर ने उनको मना किया है कि आप कम पानी पिए, तो एक नॉर्मल एवरेज एल्डरली पेशेंट को कम से कम 2 से ढाई लीटर पानी दिन में पीना चाहिए। इसके अलावा
जैसे जैसे एज बढ़ती है, क्योंकि इंटेस्टाइनल मोटिलिटी कम है, तो हमें फाइबर का इंटेक थोड़ा बढ़ा देना है। तो एक सीन एवरेज एडल्ट एल्डरली पेशेंट को कम से कम 25 ग्राम फाइबर दिन में खाना चाहिए। फाइबर की अगर हम बात करें, फाइबर रिच सोर्सेज की बात करें, तो सैलेड्स है, फ्रूट्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, इनका सेवन ज्यादा करना है। इसके अलावा कुछ सीड्स आते हैं, जैसे कि चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, पंपकिन सीड्स है। इन सीड्स को लेने भी फाइबर रिच होते हैं। इनको लेने से भी आपका गट की मोटिलिटी, गट में जो स्टूल फॉर्मेशन है वो बल्की होता है, और मोशन अच्छे होते हैं, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करते हैं। अगर हम ब्लोटिंग या एसिडिटी रिलेटेड इश्यूज की बात करें, तो पेशेंट्स को टी या कॉफी को थोड़ा कम करना होगा, क्योंकि हमारे एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम्स को बढ़ाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, पेशेंट्स को खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं चाहिए, थोड़ी देर उनको वॉक करना है, टहलना है। बहुत हैवी मील एक साथ नहीं खाना है, खाने को ब्रेक करके ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में खाना है, बीच में थोड़े स्नैक्स लेने हैं, एक साथ हैवी खाने को अवॉइड करना है। बहुत स्पाइसी खाना या बहुत ऑयली खाने को भी अवॉइड करना है। पहला स्टेप है डाइट। दूसरा, अगर हम बात करें, अगर पेशेंट ज्यादा वॉक नहीं कर रहे, वो ज्यादातर बेड पे टाइम बिताते हैं, तो भी ये डाइजेस्टिव इश्यूज ज्यादा होते हैं। तो जरूरी है डेली लाइट एक्सरसाइज किया जाए, वॉक किया जाए, जिससे कि डाइजेस्टिव इश्यूज कम। अगर इन चीजों से, लाइफस्टाइल चेंजेस से उनके सिम्टम्स नहीं ठीक हो रहे, तो एक बार ड्रग रिव्यू करना है। कोई ड्रग्स तो ऐसे नहीं है जो ऐसे सिम्टम्स कॉज कर रहे हैं। और फिर आपको डॉक्टर देख के कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे। बट पहला स्टेप तो अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस और थोड़ी लाइट एक्सरसाइज ही है। मैंने अभी जैसे जैसे बता दिया कि खाने को एक तो बहुत हैवी मील्स नहीं लेना है, ब्रेक करके लेना है। खाने के बाद थोड़ा लाइट वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है, डेली बेसिस पे थोड़ी एक्सरसाइज करने से भी डाइजेस्टिव इश्यूज बेटर रहते हैं। खाने में थोड़ा प्रोबायोटिक्स ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, एज के साथ साथ हमारी गुड बैक्टीरिया जो हमारे गट में होते हैं उनके नंबर्स कम हो जाते हैं। तो प्रोबायोटिक रिच फूड जैसे कि योगर्ट हुआ, आपका कर्ड हुआ, ऐसी चीजों को ले सकते हैं। अलग से भी आप प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल, सैलड्स, फ्रूट्स को ज्यादा अमाउंट में लेना है। प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड ड्रिंक्स, शुगरी फूड, फैटी फूड, स्पाइसी फूड, रेड मीट, ऐसी चीजों को अवॉइड करने से बेटर रहता है। चेंजेस एज के साथ होते हैं, जो कि हमारे एल्डरली पेशेंट्स को प्रोन बनाते हैं ऐसी डाइजेस्टिव इश्यूज होने के लिए। बट अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, आप डाइट अच्छा ले रहे हैं, आप ओवर ईटिंग नहीं कर रहे हैं, आप बहुत स्पाइसी फूड, बहुत बाहर का खाना, पैटी फूड नहीं खा रहे हैं, आप चाय कॉफी भी बहुत ज्यादा अमाउंट में ऐसे कैफेनेटेड ड्रिंक्स नहीं ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड कम ले रहे हैं, नॉनवेज एक हिसाब से खा रहे हैं, बहुत ज्यादा रेड मीट और ऐसी चीजों को नहीं खा रहे हैं, प्लस आप फिजिकली एक्टिव हैं, आप डेली एक्सरसाइज करते हो, आप दवाइयाँ जो ले रहे हैं वो अपने डॉक्टर से रिव्यू कर रहे हैं कि उनमें के कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स तो नहीं है गट रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं किस लेवल पे आप चीजों को कंट्रोल रख सकते हैं और प्रिवेंट भी कर सकते हैं कि वो आगे जाके आपको बहुत दिक्कत ना करे। बट बहुत ज्यादा प्रिवेंशन और चीजें करने के बावजूद हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी चीजें, कॉन्स्टिपेशन या ब्लोटिंग रिलेटेड इश्यूज एज के साथ हो। बट अगर आप इन लाइफस्टाइल और इन चीजों को फॉलो करेंगे, तो हो सकता है ये आपको उस लेवल पे परेशान ना करें जितना किसी ऐसे व्यक्ति को परेशान करेंगे जो इन चीजों को फॉलो नहीं करते।